तो कल के टॉपिक में डाउट, कल के टॉपिक में अब तो मैं जो वीडियो होगी उसमें से देख लेना, अगर कोई डाउट हो, अभी अगर यस रह सर। गई हो तो ठीक है, कोई यस सर। डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसे हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली फंक्शन का यूज कोड रियूजेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है ना। यस सर। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि फंक्शन जो होते हैं वो एक तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी मदद से हम अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। और फंक्शन जो होते हैं वो कोड रियूजेबिलिटी के लिए प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस किस तरह से बनते हैं। फंक्शन के सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, दो अलग अलग मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और दूसरा वाला पार्ट होता है जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं। बिना फंक्शन को कॉल किए फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अब मैं बताता हूँ कि हम फंक्शन को डिफाइनिंग कैसे करते हैं। देखो, फंक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पर इसे सबसे पहले लिखते हैं। हम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं, और यहाँ पर हमारी फंक्शन की बॉडी होती है, या फिर कह सकते हैं फंक्शन का कोड। तो ये क्या होता है, ये डिफाइनिंग का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जब हम इस तरीके से लिखते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करने से कुछ नहीं होता, हमें फंक्शन को कॉल भी कराना होता है। तो फंक्शन को कॉल कराते कैसे हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो कि ये रहा फंक्शन का नाम, और इसके आगे दो पैरेंथेसिस लगा देते हैं, एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं, जिस वजह से क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। कॉल हो जाने का मतलब इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये दो चीजें होती है फंक्शन में, दो यस अलग अलग सर। पार्ट होते हैं, एक डिफाइनिंग करने का और एक होता है कॉलिंग करने का। हम कॉलिंग को इन्वोकिंग भी कहते हैं, फंक्शन इन्वोकिंग, यहाँ पर कॉलिंग भी कह सकते हो इसे, या फिर इनवोकिंग भी कह सकते हो। क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया। देखो फंक्शन के अलग अलग तरीके के सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिंटेक्स तो तुमने ये देख लिया, इसे क्या कहते हैं, पहले वाले सिंटेक्स को। मैं यहाँ पर जो हमारे जेएस के कंसेप्ट थे, कोई वाली फाइल ले लेते हैं। तो जो हमारे फंक्शन के सिंटेक्स हैं, फंक्शन सिंटेक्स, देखो सबसे पहला सिंटेक्स था फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि ये वाला था जो हमने किया। एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या होता है, यस यस सर। सर। फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन, एक्सप्रेशन। हाँ फंक्शन एक्सप्रेशन। एक होता है फंक्शन इस तरीके से, और एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो मैं डिलीट करता हूँ। उसमें हम लेते हैं लेट, लेट या फिर वेर दे सकते हो। फंक्शन नेम इज इक्वल्स टू, फिर हम लिखते हैं फंक्शन पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी। अब इसे कैसे कॉल कराएंगे, तो ये जो वेरिएबल का नाम है, ये जो यहाँ पर वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पर हम इसी के थ्रू कॉल करा देते हैं। ये क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। बताओ। यस सर। हाँ, यस। तो इस तरीके से हम फंक्शन को, फंक्शन की एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो मैं और भी बताता हूँ, फंक्शन की एक्सप्रेशन को आप एक चीज और कह सकते हो,
एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन जिनके कोई नाम नहीं होते। अब यहाँ पर देखो, तुम कह रहे हो सर इसका तो ये नाम है, ये नाम नहीं है, ये एक वेरिएबल में मैंने फंक्शन को दिया है। जब फंक्शन के आगे कुछ उसका लिखा होता है तो वो नाम कहलाता है, ना कि ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है। इसके बाद हमारा जो अगला सिंटेक्स आता है वो होता है हमारा फंक्शन, ये जो होता है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या होता है, मैं उसे बता देता हूँ। अब सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन को भी हम एनोनिमस ही फंक्शन ही कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन का भी कोई नाम नहीं होता, हम उसे किस तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन की बॉडी दे दी, फंक्शन की बॉडी दे दी। अब इसे कॉल कैसे कराएंगे? इसे कॉल कराना बहुत सिंपल है। इसे हम पैरेंथेसिस में लेते हैं और इस पैरेंथेसिस के आगे ही हम इसे कॉल करा देते हैं। तो ये होता है एनोनिमस फंक्शन। ये भी फंक्शन, इसे भी हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं बिकॉज इसका भी कोई नाम नहीं है। ओके सर। ओके सर। इसके बाद हमारा आता है फंक्शन कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिस तरीके से अभी तक हम नंबर्स वगैरह के लिए ले रहे थे ना, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह जो ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, यस सर। उसी तरीके से फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी होता है हमारे पास। सो बट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, जैसे तुम ओप्स वगैरह लेते हो ना, यस ओप्स सर। वगैरह के साथ काम करते थे, तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर उसके लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन के कंस्ट्रक्टर कैसे होता है अब मैं बता देता हूँ। देखो, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं और फंक्शन फंक्शन नेम देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है हमारा, उसको डायरेक्ट एक वेरिएबल में लेते हैं। वेरिएबल, मान लो कि यहाँ पर मैंने फंक्शन ले लिया पर्सन, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल पंकज दिया और पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया? सर। तुम लोग यार एक बार बताओ मुझे, मैं आज तुमसे एक चीज पूछता हूँ, तुम लोग जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तुम लोग उसे देखते हो कि नहीं देखते हो जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि तुम लोगों की आवाज आनी बंद हो जाती है, यस सर और नो सर, यही सब बोलते रहते हो। नहीं है, क्या आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है अब। तुम लोग इधर थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे लिया करो। जरूरी नहीं है तुम वीडियो के सहारे ही बैठे रहते हो। ओके, ये चीज तुम्हारे काम आएगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर वीडियो पे तो ध्यान देते हैं हम सर। तो वीडियो पे ध्यान देते हो बेटा, तो तुम एक चीज बताओ कि जब यहाँ पर जो चीज है तुम क्वेरी यहाँ पर क्लियर कर लोगे, अगले दिन तुम्हें याद रहे नहीं रहे, तब फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते वक्त ही याद रहती हैं। तो हम इस तरीके से फंक्शन कंस्ट्रक्टर के साथ वर्क करते हैं। हम फंक्शन बना लेते हैं और एक वेरिएबल के थ्रू उसे पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पर पर्सन बनाया, उस हिसाब से कॉल करा देते हैं। एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर ये होता है, एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर और होता है बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। उसमें हम किस तरीके से करते हैं, मैं उसमें डायरेक्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल ABC इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शन, इस तरीके से हम दे देते हैं। और यहाँ पर हम कुछ भी अपना वेरिएबल वगैरह जो भी पास करना होता है वो कर देते हैं। तो अब मैं एक एक करके सारे एग्जांपल बता देता हूँ। एक और फंक्शन होता है जो कि ES6 में नया आया है, जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन सिंपल जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है उसी की तरह होता है, बस एक्चुअली इसमें थोड़ा सा
डिफरेंस होता है कि इसमें हमें दिस वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो ये आगे वाली बात है कि दिस क्या होता है, क्यों होता है। इसमें मैं बता देता हूँ कि हम लिखते हैं वेरिएबल ए बी सी इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, इस तरीके से एरो बनाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और इसे कॉल कैसे कराते हैं, एबीसी जो नाम है इसका वो लेकर के कॉल कराते हैं। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होता है और इसे कहते हैं एरो फंक्शन। यहाँ पर हमारी फंक्शन की बॉडी होती है, बस ये होता है। तो वन बाय वन एक का एग्जांपल देख लेते हैं जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में मैं बताता था फंक्शन का नाम, फंक्शन लिखते हैं कीवर्ड और फिर फंक्शन का नाम, और हमने लिखा कंसोल लॉग हेलो फंक्शन। अब इसे कॉल कराना है तो कैसे कॉल कराएंगे, फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस, बस ये कॉल हो गया। अब इसके अंदर का जो कोड था वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करके हेलो दिखाता हूँ, ये देखो फंक्शन। हेलो फंक्शन आने लग गया। यस सर। अब यस फंक्शन सर। को मैंने बताया था कोड रियूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो कोड रियूजेबिलिटी मतलब अब इस फंक्शन को मैंने एक बार डिफाइन कर लिया, अब मैं इसे जितने मर्जी चाहूँ उतनी मर्जी कॉल कराऊं और जब चाहूँ तब कराऊं। तो देखा ये सेम रिजल्ट ही दे रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोडिंग को कम भी कर रहा है, मतलब हमने एक बार डिफाइन किया, हम इसे कितनी बार भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा एनोनिमस फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन को हम एक वेरिएबल में असाइन करके फंक्शन एक वेरिएबल में असाइन करके हम उसे कॉल करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया लेट फंक्शन नेम इज इक्वल्स टू फंक्शन लिया और सिंपल पैरेंथेसिस लगाए, तो सॉरी फंक्शन लेना है, फंक्शन नेम नहीं, फंक्शन पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पर लिख दिया कंसोल लॉग फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अगर इसे कॉल कराना है तो सिंपल फंक्शन नेम लिया और कॉल फंक्शन करा, नेम। हो गया कॉल फंक्शन एक्सप्रेशन। इसे यस हम सर। एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके को फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो, और एक चीज और कह सकते हैं एनएफई, एनएफई नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बहुत ही इजी है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन में क्या होता है, सिंपल हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी, अब इसे अगर कॉल कराना तो सिंपल इसे रैप करो पैरेंथेसिस में और इसे कॉल करा दो, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, ठीक है। दो बार इसे कॉल नहीं करा सकते, यस सर। यस सर। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा आता था फंक्शन कंस्ट्रक्टर। देखो फंक्शन कंस्ट्रक्टर का पर्पस मैं भी बता देता हूँ। जिस तरह से तुम क्लास के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, उसी तरीके से फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के फंक्शन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और या फिर हमें डायनेमिकली कोई वैल्यू पास करनी है इसके लिए यूज होता है। हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड की मदद से फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूँ। वैसे तो इसमें दिस लगाना पड़ जाएगा, चलो फंक्शन कंस्ट्रक्टर चलो मैं बता ही देता हूँ। फंक्शन तो हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन पैरेंथेसिस दिए, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल लॉग हेलो फंक्शन फंक्शन कंस्ट्रक्टर।
अब अगर हमें इसके बेसिस पे फंक्शन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं, person1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड दे करके हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो न्यू कीवर्ड दे करके अब ये जो पर्सन बना है ये क्या है, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। क्या है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल, या फिर हम person1 को डायरेक्ट कॉल करा देते हैं, person1। तुमने देखा हेलो फंक्शन कंस्ट्रक्टर आ गया। यस सर। या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हेलो फंक्शन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर ओके। फंक्शन फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी तक हम जितने भी फंक्शंस बना रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम जो भी फंक्शन बनाते थे उसमें हम एक प्री डिफाइंड कोड ही पास कर सकते थे, थोड़ा बहुत उसे डायनामिक बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के इसी फंक्शन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए तैयार करने के लिए हमें इधर पैरामीटर पास करने होते हैं और उसको असाइन करना होता है। और ये बाद की बात है, चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया नेम कॉमा एज, ठीक है, और यहाँ पर हम Yes, लेते हैं sir. दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब हम person1 में न्यू एबीसी करके सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा और एज, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यूज होंगी ये कहाँ जाएगी, ये इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी, और ये वाली वैल्यूज हम एक्सेस कर सकते हैं। या फिर ये ले सकता हूँ मैं, फुल नेम दे देता हूँ, फुल नेम, और यही फुल नेम हमारा कहाँ रहता है, यहाँ पर, और माय एज यहाँ पर रहता है एज, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, और हमने एक और इंस्टेंस बना लिया person2, और यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया पंकज, ठीक है। अब अगर मुझे Yes, एक्सेस sir. करना है, अब मुझे एक्सेस करना है, ये यहाँ पर मेरे दो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बन गए एक ही फंक्शन के थ्रू। अब मुझे इसे एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल लॉग पर्सन, सेव किया। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं दिख रहा है रोहित और एज 27। इसके अंदर की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, डॉट एज और नेम आ रही है, एज दे दी तो ये आ गया, सर। नेम दे दिया तो मेरा नेम आ जाएगा। तो ये होता है फंक्शन कंस्ट्रक्ट, जो कि हमारे नए नए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर ये जो है ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। क्लियर? अब क्या है कि हमारे पास एक और होता है फंक्शन क्लियर। कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड कैसे करते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर को, मतलब फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल एबीसी इज इक्वल टू न्यू फंक्शन। अब इसमें पास करते हैं नेम और कॉमा एज और कॉमा, अब हम रिटर्न करा देंगे, इस तरीके से देते हैं Yes, sir. रिटर्न नेम कॉमा एज, ठीक है। ये रिटर्न हो जाएगा। अब मेरे को अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर नेम और एज पास किए हुए हैं, तो मैं सिंपल सिंपल सर। अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा और उसमें नेम पास कर दूंगा पंकज, और एज सेव किया। यहाँ पर मेरे पास 20 आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, रिटर्न करके एक नेम ही आएगा या फिर एज ही आएगा? अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा, पंकज, रिटर्न एक ही चीज हो सकती है।
तो देखा मैंने यहाँ पर पंकज और 20 प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन कीवर्ड लग रहा है, ये क्या है? ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब हमारा आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या करता है? एरो फंक्शन हमारा एक तरीके से रेगुलर फंक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है उसका एक अल्टरनेटिव है। फंक्शन, एरो फंक्शन को अब जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसको इसके अंदर दिस की बाइंडिंग हमको सेट नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी दिस की बाइंडिंग सेट होती है। दिस की बाइंडिंग का मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एडवांस जावास्क्रिप्ट को पढ़ोगे। वहां पर क्लास बेस्ड और प्रोटोटाइप बेस्ड जब तक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें दिस की बाइंडिंग का मतलब समझ में नहीं आएगा। दूसरा फंक्शन, दूसरा एरो फंक्शन का एग्जांपल एडवांटेज क्या होता है कि उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड नेसेसरी नहीं होता डिफाइन करना। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो उससे हम, सर बोलो बोलो। सर हमारे इस कोर्स में फिर जावा, सर आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलो। सर ये कह रहा हूँ हमारे इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट का फिर यूज क्या है? जावास्क्रिप्ट का तुम्हारे यूज है फॉर्म वैलिडेशन, जो कि तुम कर लोगे। यस ठीक सर। है, फॉर्म वैलिडेशन कर लोगे, इवेंट हैंडलिंग कर लोगे, तुम वेब पेजेस के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं ये मैं बता दूंगा। हाँ। ठीक है ना? तो यस ये सर। पार्ट है तुम्हारा इस बार इस वेब के कोर्स में। जो वो होता है प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट और क्लास बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, वो किस में यूज होती है? वो तुम्हारे फ्रेमवर्क्स में यूज होती है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। ठीक है ना? यस। उसमें हेवीली यस यूज सर। होती है। लेकिन अगर हमें कोई छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनानी होती हैं तो उसमें हमारा डॉम और इवेंट हैंडलिंग से ही काम चल जाता है। यस सर। ये पढ़ेंगे सर हम इवेंट हैंडलिंग वगैरह आगे? हाँ, इवेंट हैंडलिंग जो होगी, जो जो इवेंट हैंडलिंग बेसिकली काफी सारे इवेंट हैंडलर्स को मिला करके बनती है। तो अच्छा। जो जो यूजफुल इवेंट हैंडलर्स हैं, जैसे कीवर्ड्स के हो गए, तुम्हारे माउस के हो गए, ठीक है ना, इसके इवेंट हैंडलर्स मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके इवेंट हैंडलर्स किस तरह से वर्क करते हैं। और भी होते हैं टच डिवाइसेस के लिए, लेकिन टच डिवाइसेस का तुम्हारे में है नहीं, वीडियोस के अलग होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये वेब से ओके रिलेटेड सर। कोर्स है, तो मैं तुम्हें वेब से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैंडलर हैं वो सारे बता दूंगा। उसके बाद जो डॉम है, डॉम में क्या है कि डॉम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू में एक वेब पेज के अलग अलग पार्ट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो उनके इंडेक्स के बेसिस पे, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और ओके सर। बचती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती है? जो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम पासवर्ड वगैरह देते हैं या अपना नाम वगैरह जो भी देता है यूजर, उसको वैलिडेट कराना क्लाइंट साइड पे, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं बताऊँ। तो यही सर ये सारी, नहीं पढ़े, सर ये हाँ, फ्रेमवर्क वगैरह नहीं पढ़ेंगे हम, एंगुलर डॉट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस? हाँ, ये सब चीज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये को एक्चुअली देखो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर बेसिस पे हम पढ़ाते हैं। अगर सर। हमारा एक कोर्स 6 महीने का था पहले, बहुत पहले, Yes, sir. तो उसमें हम ये सारी चीजें भी कवर करवाते थे। ठीक है ना? अच्छा सर। फ्रेमवर्क्स वगैरह इन सबका बेसिक्स जो होता था वो मैं कवर करवाता था। लेकिन फिर क्या है कि इतना टाइम स्टूडेंट्स पे नहीं होता, जिस वजह से हमने उस कोर्स को बंद कर दिया और उसे हमने टू मंथ्स के कोर्स में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या आता है? एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस में क्या होता है? एरो फंक्शन को हम फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं, और मैंने जिस तरह से बताया कि दिस की कीवर्ड हमें इसमें यूज नहीं करना पड़ता, और जो हमारी रिटर्न कीवर्ड होता है उसकी को उसका भी कोई मतलब उसको लगाओ चाहे नहीं लगाओ नेसेसरी नहीं है, जिसकी बाइंडिंग ऑलरेडी सेट हो। तो हम एरो फंक्शन को लेते कहते हैं, हम सबसे अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं सबसे पहले, फिर इक्वल टू लगा करके पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर एक एरो लगाते हैं। इसलिए इसे एरो फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें एरो लग रहा है। अब हम अपने फंक्शन की बॉडी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console log हेलो एरो फंक्शन। अब इसे अगर कॉल कराना है तो सिंपल फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस, ये कॉल हो जाएगा हेलो एरो फंक्शन। ठीक है, ये पैरेंथेसिस क्यों Yes, होता है? sir. ये पैरेंथेसिस होता है जिस तरह से तुम फंक्शन लेते थे उसको कमेंट आउट करते हैं, जिस तरह से अच्छा। तुम फंक्शन पास करते हो, फंक्शन नेम को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं, तुमने वैसे नॉर्मल फंक्शन पढ़ा हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम पैरेंथेसिस के यस अंदर ही सर। पास करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर पास की जाती है और हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यस सर, Yes, sir. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वगैरह में ही पढ़ा था ये। वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो दूसरी चीज आ गई, वो क्लास बेस्ड आ गई। हाँ लेकिन मैं सर। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बेस्ड बता रहा हूँ। देखो दो तरीके की
का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी अलग अलग तरीके की होती है। प्रोसीजरल होती है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, प्रोटोटाइप बेस्ड होती है, यस सर। ठीक है ना, और Yes, सिंपल sir. होती है, एक सिंपल जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। प्रोसीजरल कैसी होती है, जिसका सिंटैक्स सी से मिलता जुलता है, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास बेस्ड होती हैं, ठीक है। और Yes, एक होती sir. है प्रोटोटाइप बेस्ड, जिसमें कि सारा काम क्या होता है, प्रोटोटाइप्स के बेसिस पे होता है। अब हम फंक्शन की होस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो फंक्शन में मैं कुछ प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ कि फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन 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 नेम पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और हम दे देते हैं कंसोल डॉट हेलो। अब यहाँ पर मुझे इसका नेम देखना, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कंसोल डॉट लॉग जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन नेम डॉट, हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है नेम। Yes, sir. तो नेम से क्या होगा, तुम्हारे पास जितने भी फंक्शन होंगे उसका नेम आ जाएगा। लेंथ अगर पास कर दोगे, लेंथ भी एक पैरामीटर होता है, तो यहाँ पर 0 आएगा बिकॉज इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं, ठीक है ना। नंबर ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स पास कराने हो तो तब हम Yes, लेंथ sir. देखते हैं। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, ये जो है इस तरीके से बॉक्स बन के जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेथड्स हैं, अप्लाई, बाइंड, कॉल और टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या होता है, फंक्शन को ऐसी प्रिंट करा देगा। टू स्ट्रिंग मैंने लिया और फंक्शन की डेफिनेशन होती है, वो उसे ऐसी प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा हमारा क्या होता है, ये जो कॉलर है नल, क्योंकि इसे अभी कोई भी रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसी इस वजह से कॉलर वगैरह। तो मोस्टली जो यूज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है। एक और होती है सबसे ज्यादा, प्रोटोटाइप। अभी से कोई प्रोटोटाइप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर है। तो जावास्क्रिप्ट एक Yes, प्रोटोटाइप sir. बेस्ड लैंग्वेज है, जिस वजह से हमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, जब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, याद रख लेना, जितने भी फंक्शन होते हैं जब हम उनका एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उनका एक प्रोटोटाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, अब हम, ये तो मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को कि फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम कितने तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है फंक्शन में, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे हमें कोई एक्सप्रेशन या फिर कुछ चीज रिटर्न करवानी है फंक्शन को, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब अपने आप से। मैंने तुम्हें बताया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरीके की चीज होती है। अगर हम फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, Yes, जैसे मैंने sir. क्या किया, मैंने सिंपल कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर और मैंने फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर लिया, तो हमारे पास इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन अनडिफाइंड ही रिटर्न करता है। पर अगर मेरे को एक्सप्लिसिटली खुद के एफर्ट के थ्रू कुछ और Yes, रिटर्न sir. करवाना है, तो मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा और मैं यहाँ पर जो भी चीज चाहूँ, जैसे मैंने रिटर्न 20, तो मैं उसे 20 को रिटर्न करवा सकता हूँ। फंक्शन में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होती है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज, जहां पर फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट मिल गई, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 30, ये यहाँ पर 20 क्यों आया, 30 क्यों नहीं आया, क्योंकि जहां पर फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाती है वहीं पर फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। अब 30 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट नेक्स्ट मिल गई। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली मैंने अभी बताया कि चीजों को रिटर्न करने के लिए यूज होते हैं। अब मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन, और मैंने यहाँ पर दे दिया ABC, उसमें A, B दे दिया। अब मेरे को रिटर्न करवाना है और B को, तो रिटर्न पास किया मैंने और A प्लस B ये दो पास कर दिए। अब मैं फंक्शन को एक्सेस करूंगा और मैंने 2, 3 दे दिया, तो मेरे पास 2 और 3 का सम आ जाएगा। मेरे को इसे कंसोल कराना पड़ेगा। 5 क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो मैंने तुम्हें क्या कहा, एक्सप्रेशन या फिर कुछ और भी चीज तुम्हें अगर रिटर्न करवानी है, जैसे मैंने दे दिया हेलो,
स्टूडेंट्स, सेव किया हेलो स्टूडेंट अगर, ठीक है। यस सर। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट का काम होता है बेसिकली, जो हम मोस्टली, अब मैं जब मतलब समझ लो सिंपल तरीके से कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करवानी है या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करवानी है। वेरिएबल की वैल्यू कैसे, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल a इज इक्वल टू 20 एंड वेरिएबल b इज इक्वल टू 30, ले लिया। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b। ए प्लस बी। अब अगर हमें c को रिटर्न कराना, हम सिंपल c रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न c, सेव किया, यहाँ पर हमारे पास 50 आ गया। क्लियर? क्लियर। मान लो कि Yes, अगर sir. तुमने रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर दी, यहाँ पर तुमने रिटर्न सी नहीं करना है, तब क्या आएगा यहाँ पे? तो सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मैंने है। क्या कहा था कि अगर फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो वो इम्प्लिसिटली क्या तुम्हें डिक्लेयर कर देगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। Undefined. क्लियर? Yes, sir. क्लियर है सर। तो इस तरीके से फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में क्लियर हुआ। हो गया सर। इसके बाद आती है हमारी फंक्शन की स्कोपिंग। मैं एक चीज और बता देता हूँ, फंक्शन होस्टिंग। फंक्शन होस्टिंग क्या होती है? जिस तरह से वेरिएबल होस्टिंग होती थी, जिसमें हम वेरिएबल को एक्सेस कर लेते थे उसके डिक्लेयर करने से पहले, उसी तरीके से हम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं उसे डिफाइन करने से पहले। इसी प्रोसेस को कहते हैं फंक्शन होस्टिंग। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फंक्शन एबीसी ले लिया और इसमें कंसोल डॉट लॉग हेलो फंक्शन, ये बात कर लिया। अब क्या है कि मैंने इसे यहाँ पर ही कॉल करा दिया तो ये कॉल हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फंक्शन होस्टिंग। तुम इसे ऊपर Okay, कॉल sir. कराओ चाहे नीचे कॉल कराओ, आप जहाँ चाहो वहां कॉल करा सकते हो, ठीक है। Yes, sir. बट ये याद होना चाहिए कि वो फंक्शन उसी नाम से डिफाइन होना चाहिए जिससे आप कॉल करा रहे हो। हमेशा फंक्शन को कॉल कराने में तभी दिक्कत आती है जब आप उसका नाम गलत रख दो, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैंने फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया और डायरेक्ट इसे एबीसी लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा रिटर्न होकर के, मैं इसे कंसोल करा देता हूँ, कंसोल लॉग, यहाँ पर हमारे पास जो एबीसी आएगा ये क्या है? ये चीज है फंक्शन डेफिनेशन। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर? क्लियर है। तो ये चीज होती थी। अब हम फंक्शन का स्कोपिंग पढ़ते हैं। देखो फंक्शन की दो स्कोपिंग होती हैं, ठीक है। स्कोपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होता है उनकी विजिबिलिटी क्या होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसमें हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं तो उनकी विजिबिलिटी कहाँ पर होगी, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कोपिंग, ठीक है। बेसिकली स्कोपिंग क्या करती है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्कोपिंग की मदद से हम अपने वेरिएबल्स, फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी को बता सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि वो लोकल स्कोप पे है कि ग्लोबल स्कोप पे है। क्लियर? Yes, sir. दो तरीके की स्कोपिंग होती हैं, एक होती है लोकल स्कोपिंग और एक होती है ग्लोबल स्कोपिंग। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया कि अभी तो मैंने क्या किया था कि एबीसी एक्सेस कर लिया था, एबीसी यहाँ से, यस सर। ठीक है। तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन में पॉसिबल है। अगर आप इसे फंक्शन एक्सप्रेशन में लगाओगे, लेट एबीसी इज इक्वल टू, इस तरीके से करोगे तो आपके पास कैन नॉट एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन, इस तरीके का एरर आ जाएगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में, फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू हम होस्टिंग फीचर अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला फंक्शन जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन है, तुम्हारा एरो फंक्शन है, और यही दो फंक्शन है जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप अपने एडवांस प्रोग्रामिंग में देखोगे तो वहां पर एरो फंक्शन सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओगे, टू डू एप्लीकेशन हो गई जैसे, तो वहां पर आपका क्या होगा? फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी। तो अब हम लोकल और ग्लोबल स्कोपिंग के बारे में पढ़ते हैं। लोकल और ग्लोबल स्कोपिंग क्या होती है? एक्चुअली लोकल स्कोप क्या होता है? जब हम वेरिएबल्स को, ठीक है ना, वेर कीवर्ड के थ्रू फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल्स को वेर कीवर्ड के थ्रू फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या होता है? वो लोकल स्कोप के अंदर हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये तो सिर्फ फंक्शन के बारे में था, लेकिन अगर हम इफ और एल्स ले रहे हैं तो देखो, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो होते हैं करली ब्रेसेस,
करली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट में करली ब्रेसेस देखो, ये जो करली ब्रेसेस होते हैं इनके अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो इफ हो, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, लोकल स्कोप में होंगे। मतलब वो इसी पैरेंथेसिस के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन हेलो, ठीक है, अब करली ब्रेसेस लगाए, अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल ए ले लिया, ए इज इक्वल्स टू 30। तो अब इस करली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इन्हीं के अंदर इस ए को 30 के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाहर अगर मैंने एक्सेस किया कंसोल लॉग ए, तो क्या दे देगा, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो पैरेंथेसिस यानी कि अपने स्कोप के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। यस ठीक है, सर, ओपनिंग और Yes, sir. क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, यहीं पर एक्सेस होगा ये। पर ओके पर अगर मैंने वेरिएबल ए को यहाँ के बजाय यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो ये क्या है, ये ग्लोबल स्कोप में है और ये पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। समझ में यस आया? सर, यस सर, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में क्लियर हुआ होगा। अभी मैं और हो बताता गया। हूँ, और मैं बताता हूँ। जैसे क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ से ये डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से। हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वैर हटा करके। पर अगर जहां पर आपने वैर हटाया और इस तरीके से डिक्लेयर किया, तो ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, ये बाहर भी एक्सेस हो सकता है। अभी ये बाहर क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? क्योंकि हमारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल कराता हूँ और उसके बाद कॉल करूंगा, तो देखो ये 30 एक्सेस हो गया बाहर। लेकिन Yes, अगर sir. लेकिन अगर Yes, मैं sir. वैर लगा दूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, ए इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्या है, ये अभी लोकल स्कोप में है। Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. जब हम Yes, बड़ी sir. बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, मतलब जब हम बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना होता है? हमें ऑब्जेक्ट्स का ध्यान रखना होता है, हमें फंक्शंस का ध्यान रखना होता है कि फंक्शन सही तरीके से लिखा है कि नहीं, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। हमें अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लूप का ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे ज्यादा हमें अपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस स्कोप में है। बिकॉज अगर आपने यहाँ पर भी वेरिएबल ए इज इक्वल टू 30 दे दिया, 40 या 50 दे दिया, और यहाँ पर एक्सेस किया, तो आपके पास 50 बाहर आ जाएगा, 30 बाहर नहीं आएगा। समझ में आया क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि सर। अभी मैंने बताया था कि लोकल स्कोप अंदर ही रहता है, अंदर ही रहता है। ये यस क्या है, सर, और ये क्या है, ग्लोबल स्कोप। यस सर, Yes, sir. ग्लोबल स्कोप मतलब आउटर कहीं पर भी एक्सेसिबल होगा। दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पर वैर हटा दिया और ए इज इक्वल टू 30 लिख दिया और लोकल स्कोप था, तो ये 30 आएगी वैल्यू यहाँ पर। क्यों? ये 50 क्यों नहीं आई, 30 क्यों आई? बिकॉज डायनेमिक जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अभी मान लो अगर मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया तो ए इक्वल टू 50 आएगी। देखो ए इज इक्वल टू 50 आ रही है, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू एक्सेस हो रही है। यस सर, अभी इससे पहले ए इज इक्वल टू 30 को एक्सेस हो रही थी, क्योंकि ये वैल्यू सबसे पहले ए इज इक्वल टू 50 हुई, उसे दोबारा से मिला इंटरप्रेटर को ए इज इक्वल टू 30। अपग्रेड होगी। ये इस समय ग्लोबल स्कोप में पहुंच चुका था, क्योंकि हमने से इसके आगे से वेर कीवर्ड हटा दिया, इसलिए ये ग्लोबल स्कोप में पहुंच गया। तो Yes, sir. इसकी जो वैल्यू थी अब वो 50 से रिप्लेस हो गई है, तो क्या हो गई, 30 हो गई, और यहाँ पर इसलिए 30 आ रहा है। क्लियर? तो ये होती है हमारी लोकल स्कोपिंग और ग्लोबल स्कोपिंग। लोकल स्कोपिंग के बारे में मैं एक चीज और बता दूं कि लोकल स्कोपिंग जो होती है, जो पैरेंथेसिस के सॉरी करली ब्रेसेस के अंदर होती है, कोड ब्लॉक्स के अंदर होती है, वो पावरफुल होती है ग्लोबल स्कोप के अंदर। मतलब यहाँ पर ये जो चीज है ये पावरफुल है इसके कंपेयर में, इसलिए ये एक्सेसिबल है। समझ में आया? प्रायोरिटी कहते हैं ना, जैसे Yes, sir. प्रायोरिटी, यस तो सर, लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी जो होती है वो करली ब्रेसेस के अंदर यानी कि ब्लॉक कोड के अंदर, कोड ब्लॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। पर अगर Okay. मैं केस लूँ किसका, फॉर लूप का लूँ, फॉर लूप का लिया और मैंने वेरिएबल दिया, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 10 और i Hi, प्लस plus, प्लस। ठीक है, मैंने ये दे दिया, और अब मैं Yes, sir. कंसोल लॉग आई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मेरे पास तुम्हें भी पता है क्या आएगा, 9 तक आ जाएगा। ये देखो 9। यस सर, पर ये क्या है, ये वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर था, ये इस कोड ब्लॉक्स के बाहर नहीं था। पर अगर मैं वेर के केस में अगर कोड ब्लॉक्स के बाहर भी एक्सेस करूंगा इसे, तो एक्सेस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज था ES5 तक। ES5 तक ये डिसएडवांटेज था कि जो वेर से क्रिएटेड वेरिएबल्स होते थे
वो लूपिंग के केस में बाहर भी एक्सेस हो जाते थे। इसी वजह से ES6 में एक कीवर्ड नया है जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि है लेट। अब लेट की मदद से हम करेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल बाहर होगा वो एक्सेस नहीं होगा। ये ES6 का पार्ट है, पर अभी तुम ES5 पे करो, बिकॉज तुम्हें है ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें फंक्शंस में ही काम करना होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, sir. ग्लोबल स्कोप समझ में आया? ग्लोबल स्कोप मतलब कहीं आ पर गया भी, सर। एनीवेयर एक्सेसिबल एनीवेयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हमारे कोड में कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ऑटोमेटिकली ग्लोबल मैंने बता दिया तुम लोगों को कि ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ऑटोमेटिकली ग्लोबल समझ में आता कि नहीं आता? ये सिंपल इस तरीके से लिख दिया हेलो, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, ओके सर। Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास आते हैं फंक्शन के पैरामीटर। हम फंक्शन के पैरामीटर्स वगैरह कैसे लेते थे? पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में डिफरेंस पता है? पैरामीटर तो सर अंदर देते हैं अंदर ही ब्रैकेट के। देते दोनों को, आर्गुमेंट और पैरामीटर दोनों को अंदर ही देते हैं। पहले बताओ पैरामीटर का यूज क्या होता है? सर पैरामीटर तो मतलब देखो पैरामीटर से क्या होता है, एक्चुअली हम फंक्शन को डायनामिक बना सकते हैं। यस क्या बना सर। सकते हैं? डायनामिक। Dynamic. कैसे बना सकते हैं डायनामिक? मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस दिए, और यहाँ पर क्या किया मैंने, A, B दे दिया, ठीक है। और रिटर्न क्या किया मैंने, रिटर्न A+B, ये कर दिया। अब फंक्शन डायनामिक बनाने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, कंसोल नॉट लॉग फंक्शन नेम, और A की जगह मैंने दे दिया 3, 2। सबसे पहले देखो इसका रिजल्ट क्या है, 5। अब मैं इसे दोबारा चेंज करना चाहता हूँ, 13, 12, रिजल्ट अलग आएगा। यस सर। तो ये डायनेमिक वेरिएबल बन गया। मतलब Okay. अगर तुम चाहते हो, जैसे मैंने क्या दे दिया, नेम चेंज होना है। एफ नेम, और एक दे दिया एल नेम, और रिटर्न क्या किया, एफ नेम प्लस एल नेम। इधर एक और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा देते हैं, और बीच में इसके स्पेस दे देते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं दे देता हूँ रोहित सिंह, और यहाँ पर मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने कुछ भी दे दिया, हेलो स्टूडेंट्स। तो तुम देख रहे हो तीनों अलग अलग एक्सपेक्टेड आउटपुट आएंगे, लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, हमारा एक ही फंक्शन था। इस तरीके से फंक्शन डायनामिक बन सकता है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। अब मैं कितने तुम्हें भी बताता कॉल हूँ, करा सकते हैं सर? क्या कितने भी कॉल करा दो इसमें। कितने भी कॉल करा सकते हो, और हर किसी का अपना अलग अलग रिजल्ट दे सकते हो। यस सर। आप फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो, जितने आप चाहो। लेकिन आगे जाकर के क्या है कि एक रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर नाम से एक केस आ गया है ES6 में, जिसमें क्या है कि आप पैरामीटर्स को एक एरे में स्टोर करवा सकते हो। हम Yes, इसे sir. देखते हैं कि पहले हमारा काम है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को समझना। देखो ये जितने भी तुम यहाँ पर डिफाइन करते हो, यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं, Yes, sir. पैरामीटर्स, और यहाँ पर जो जितने भी वैल्यू लेते हो ये क्या होती है, ये आर्ग्यूमेंट। ओके। Okay, sir. जावास्क्रिप्ट में क्या है, जब भी आप पैरामीटर डिफाइन करते हो तो उसके साथ कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जावा होती है, जावा में क्या है, आप फंक्शन लेते हो तो उसके अंदर आपको जैसे ये फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, आगे इंट होगी, स्ट्रिंग होगी, तो उसके साथ डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में नहीं है, और ऐसा पाइथन में भी नहीं है, ठीक है ना, Yes, बिकॉज sir. यहाँ पर टाइप चेकिंग नहीं होती है। Yes, sir. हाँ सर, Okay. उसमें डिफाइन करते थे जावा में इंट वगैरह। जावा में इंटीजर वगैरह डिफाइन करते हैं। हाँ, ऑल्सो टाइप स्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही होता है। यस सर। जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट और ES6 का सुपर सेट है, ठीक है। ओके सर। पैरामीटर को हम एक तरीके से फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहते हैं, जैसे एफ नेम और एल नेम है, यहाँ पर तुम पैरामीटर भी कह सकते थे और फॉर्मल आर्गुमेंट भी कह सकते हो। समझ में आया? अब तुम्हें पैरामीटर का ये भी तो पता चल Yes, गया, sir. डायनामिकली मतलब फंक्शन को डायनामिक बनाने के लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मैं मान लो कि मैं तुम्हें किस तरीके का प्रोग्राम बताऊं इसमें। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को सम निकालना है किसी भी चीज का, मैंने दे दिया सम
पैरेंथेसिस एक्स वाई और जेड, या फिर हम कह देते हैं हमें मेरे को एवरेज निकालना है, यस सर। ठीक है, 3 नंबर्स का। तो कैसे मैं फंक्शन बनाऊंगा, देखो रिटर्न किया मैंने, रिटर्न तीनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई y प्लस z प्लस जेड और इन्हें डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस में दे करके डिवाइड दे दो 3 इससे से 3 से, 3 से ठीक है, ये हो गया आपका। अब सर। तुम एवरेज कर सकते हो, कंट्रोल इनकी वैल्यू पास कर देंगे सर। AVG एवरेज 3,2,4, देखो यहाँ पर आपके पास एवरेज आ जाएगा, 3 आ गया, 5 और 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास एवरेज आ चुका है। आप और भी एवरेज निकाल सकते हो चाहो तो किसी का भी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम अच्छा सा बन गया तुम्हारा, जिससे तुम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो 3 नंबर का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सर और अगर तुम्हें जैसे मान लो कि तुम्हें डिविडेंड डिवाइड नंबर्स वगैरह डिवाइजर वगैरह इन सब के ऊपर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया और यहाँ पर डिवाइड नाम दे दिया उसका। अभी तक तुम एक चीज देख रहे होगे कि मैं यहाँ पर जितना भी फंक्शन बना रहा हूँ वो सारे फंक्शन क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं एक Yes, sir. वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर हम डिविडेंड की वैल्यू दे देते हैं डिविडेंड, और यहाँ पर एक डिवाइजर कर लेते हैं, डिविडेंड प्लस डिविडेंड सॉरी डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है। यस सर। वेरिएबल एक ले लेते हैं एरे, डिविडेंड कॉमा डिवाइजर डिवाइजर कॉमा क्वेश्चन, और रिटर्न करवा देते हैं हमारा एरे का। एक काम और करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऑल, तो फिर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू डिवाइड, और यहाँ पर पास कर देते हैं 10,2, 10,2 इधर आ जाएगा। अब कंसोल हम ले लेते हैं, कंसोल लॉग, हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें हम पास कर देते हैं 0, पास कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्सेस किया, क्या आ रहा, 10 आ गया। 10 कैसे आया तुम्हारे पास, तो सर इसमें 0 क्यों किया पास? यहाँ पे ना, अभी बता रहा हूँ। बताओ पहले मेरे को इस प्रोग्राम का फ्लो बताओ, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो आ गया सर समझ में। आ गया ना। यस सर। देखो रिजल्ट में 0 देने का मतलब है कि आपने जो वेरिएबल लिया था यहाँ पर, यस सर। ठीक है ना, उसमें मैंने एक एरे पास किया हुआ है, हाँ सर। ठीक है ना। ये डिवाइड क्या करेगा, ये उस एरे को ही रिटर्न कर देगा, इस रिजल्ट को। ये इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, ये इस एरे को रिटर्न कर रहा है। और एरे के अंदर क्या है, तुम्हारे पास 10 है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो एरे के अंदर तुम्हारी 10 वैल्यू चली जाएगी, सॉरी 0 वैल्यू चली जाएगी। 0 मतलब आपका क्वेश्चन 0 कब आएगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, अब एक्सेस करते हैं, तुम्हारे पास 2 आ रहा है। समझ में आया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये थोड़ा नहीं आ रहा सर रिजल्ट वाला। चलो मैं बता देता हूँ। 10 इसमें असाइन हुआ, 2 इसमें असाइन हुआ, ठीक है। यस सर। सबसे पहले ये परफॉर्म हुआ क्या, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, यस सर। ठीक है। अब क्या किया, Yes, sir. ये 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, और ये क्वेश्चन पहले हो गया। अभी हम जरा इधर कंसोल करवा लेते हैं, मैं यहाँ पर कंसोल करा देता हूँ, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर कंसोल करवा देते हैं, कंसोल लॉग ARR को करवा दिया। तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 10 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। क्यों आ रहा है 10 2 और 5, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जो डिवाइडेंड था मैंने यहाँ पर दिया है, डिविडेंड 10 दिया है, और जो डिवाइजर है हमारा वो 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 पास किया, और जो क्वेश्चन था इसे डिवाइड होकर के 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। यस ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पर पास किया है रिजल्ट 1, ये इंडेक्स पास किया है,
एरे और हाँ इंडेक्स। सर, ठीक है, ठीक है, तो जो ठीक है इंडेक्स सर। निकल के आया वो क्या था, 2, जिस वजह से आंसर क्या आ रहा है, 2। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। Yes, sir. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था जो मैंने बता दिया तुम लोगों को। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब हमारे पास जब पैरामीटर्स बहुत सारे होंगे तब तुम कैसे करोगे काम? जब बहुत ढेर सारे पैरामीटर्स हैं तो ये थोड़ी ना यहाँ पर ही डिक्लेयर करते चले जाओगे। तो उसके लिए एक काम होता है, यहाँ पर हटाते हैं इसे, हम एक वेर ले लेते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेम दे दिया मैंने, तो तुम्हें पता तो ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। यस और सर। एज दे दिया मैंने 27, जेंडर मेल, और क्या ले लेते हैं, नेशनैलिटी वगैरह ले लो। नेशनैलिटी छोड़ो, सिटी, आगरा, बस चलो अभी तो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं। मान लो कि इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तब क्या करते हैं हम? तो मतलब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं फंक्शन में। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन में तो इस तरीके से हम उन्हें ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू पास कर देते हैं। क्लियर? यस सर। अब इस पैरामीटर ऑब्जेक्ट को फंक्शन में कैसे क्लियर करेंगे? फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम, उसमें क्या किया, पैरामीटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस अब हम सर। अपने Yes, वेरिएबल्स sir. बनाने चले जाएंगे। नेम, या फिर मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, फुल नेम। तुम्हारा जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट है वो तो एक्सेस हो ही रहा है यहाँ से, यस सर। डॉट जो तुम्हारा नेम है वो। नेम है। यस सर। उसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं, माय एज पैरामीटर ऑब्जेक्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट डॉट एज। डॉट एज। और हम एक और वो ले लेते हैं, वेरिएबल माय जेंडर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर। और एक और ले लेते हैं, वेरिएबल माय सिटी इज इक्वल टू पैरामीटर ऑब्जेक्ट डॉट डॉट सिटी। क्लियर? क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। Yes, sir. अब अगर हमें इन्हें एक्सेस करना तो हम कंसोल डॉट लॉग लेंगे और यहाँ पर फुल नेम पास किया मैंने और कंसोल डॉट लॉग दिया और यहाँ पर माय एज पास किया। उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग माय जेंडर लिखा मैंने और कंसोल लॉग माय सिटी। क्लियर? अब अगर अभी मैंने एक्सेस कर लिया, अभी तुम एक चीज देख लेना, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा। मैं फंक्शन को कॉल करा देता हूँ, फंक्शन नेम कॉल करा दिया। अभी हमने, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, ये सारी चीजें आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होने लग गया क्योंकि तुमने यहाँ पर तो जो पैरामीटर भेजा है, हमेशा याद रख लेना, अगर आप पैरामीटर भेज रहे हो तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ से तो वैल्यू नहीं भेजी ना, जिस वजह से यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ से वैल्यू भेजनी है, किसकी भेजनी थी, मैंने ले लिया यहाँ पर। अब आ जाएगा, आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया PARAM, यस यहाँ पर सर। दे दिया मैंने PRAM, कुछ भी चेंज करके दे दिया। तो मैं यहाँ पर उस नाम से तो एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं भेज रहा हूँ वो वही चीज होनी चाहिए जिसके अंदर मैंने अपनी सारी वैल्यूज रखी हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये तुम्हारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये तो तुमने पढ़ा होगा। पढ़ा है सर। कॉल बाय वैल्यू क्या होती है? जो अभी तक हम कर रहे थे, वैल्यू भेज रहे थे यहाँ से, यहाँ पर पैरामीटर से एक्सेस कर रहे थे, वो क्या था, कॉल बाय वैल्यू, Call by वैल्यू के value। थ्रू कॉल कर रहे थे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बना करके और दिखा देता हूँ कॉल बाय वैल्यू का। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक, इसे डिलीट कर लेते हैं।
हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल str इक्वल्स टू रोहित मैंने दे दिया, और मैंने फंक्शन लिया एक, और फंक्शन में नेम दे दिया, फिर trnt प्रिंट नेम, और यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं दिया है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए जो हमारा है उसको मैं ले लेता हूँ केल्विन केल्विन, और हम कंसोल करा लेते हैं सेको कंसोल लॉग ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हेलो लूंगा, और या फिर एक काम करते हैं, ऐसे कंसोल लिखने की जगह हम रिटर्न करा देते हैं रिटर्न ए, और यहाँ पर ये जो है इससे कंट्रोल एक्स किया, कंसोल लॉग पेस्ट कर दिया, सेव किया। अभी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड, सॉरी हेलो नहीं, अरे मैंने फंक्शन का नाम गलत, केल्विन आ रहा है अभी तुम्हारे पास। ये ऑब्वियस सी बात है, केल्विन ही आएगा, है ना। Yes, मान लो sir. कि मैंने ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पास कर दी str, और क्या किया, यहाँ पर पास कर दिया a। ठीक है, अब क्या आएगा रिजल्ट ये बताओ। केल्विन ही आना चाहिए सर। केल्विन ही आ पक्का, सेव करते हैं। ये तुम्हारे पास केल्विन ही आ रहा है, क्यों केल्विन आ रहा है? रिटर्न में ए कर दिया सर इसलिए। देखो तुमने अंदर जो था इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। अभी हम Yes, देखते sir. हैं जो str में जो वैल्यू बची है उसका क्या हुआ, कंसोल और लॉग, तो str में वैल्यू थी वो क्या हो गई, रोहित। स्टिल रोहित रहेगी, क्योंकि क्या ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, Yes, sir. लेकिन लोकली ये जाने के बाद चेंज हो गई, ओवरराइट हो गई। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे। क्लियर? Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा, जैसे कि किस तरीके एग्जांपल, चलो वैसे कॉल बाय वैल्यू तो तुम्हें समझ में आ गया, तो आ ही गया होगा, आ गया। है ना। मतलब जब भी हम फंक्शन को कॉल कराएंगे तो उसमें एक वैल्यू पास कर देंगे, ये क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट नो सर। नहीं है? नो सर। चलो हम कॉल बाय रेफरेंस देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, देखो कॉल बाय वैल्यू तो सिंपल है, कॉल बाय वैल्यू में हमेशा याद रख लेना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि कॉल बाय वैल्यू जो होता है उसमें हमेशा प्रिमिटिव टाइप्स ही पास किए जाते हैं, मतलब जो कि एक सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है, और कॉल यस बाय सर। रेफरेंस में हम मोस्टली ऑब्जेक्ट्स हो गया, एरेज हो गया, इस तरीके से पास करते हैं। यस सर। ओके, यस सर। समझ में आई बात? वैसे यस एक सर। मैं करके देखूं यहाँ पे जरा, एक एरे पास करके सर देखूं। इनमें सर पॉइंटर वगैरह भी तो लगता था आगे सर, किसी में कॉल बाई रेफरेंस में शायद आगे पॉइंटर लगता था। पॉइंटर लगता था? हाँ मतलब सर। मेरे एक्सेस हो रहा है, हम एक ऑब्जेक्ट बना करके देखें। मैंने शायद से एक चीज गलत बोली तुमको। पास तो हम दोनों ही कर ले रहे हैं। चलो इसे देखते हैं, छोड़ो इसे, बस ये तो पता चल गया होगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या था। हाँ सर। ठीक है, अब कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, मैं ले लेता हूँ कॉल बाय रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट, नेम रोहित, एज 27। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ,
और ए मैंने वेरिएबल लिया। अब मैं इसे एक काम करता है, जब कॉल कराएंगे फंक्शन नेम को, जब हम कॉल कराएंगे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ए डॉट नेम इज इक्वल्स टू, और कंसोल करा लेते हैं, कंसोल लॉग, सेव किया। यहाँ पर क्या है, पहला आया तुम्हारा केल्विन, मैंने इसको नहीं कर पाया, ये तो तुम्हारे पास आ गया केल्विन। चलो वही बात रही, तो करवा लेते हैं। ओके ओके ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वैल्यू थी इसमें पहले तो रोहित था, लेकिन बाद में क्या हो गया, केल्विन हो गया। सर अब एक यहाँ बार पर, थोड़ा हाँ समझा दो सर एक बार ये थोड़ा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया फंक्शन में, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसमें वैल्यू थी पहली रोहित और एज थी 27। यस सर। मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को असाइन कर दिया, ए डॉट नेम इज इक्वल टू केल्विन और कंसोल डॉट लॉग ए किया, तो उससे क्या हुआ, केल्विन चेंज हो गया। और हाँ मैंने सर। बाहर भी एक्सेस कर दिया तो भी केल्विन चेंज हो गया, ये नहीं आया। अब यहाँ पर एक चीज आती है प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप की, तो ये बहुत बड़ी चीज है प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप की। देखो प्रिमिटिव, अभी बस इतना जान दो, मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका पार्ट है। हाँ गया मेरा, देखो तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरीके की मेमोरी होती है, एक स्टैक होती है और एक होती है हीप। ठीक है, हीप यस में सर। हमारे क्या जाते हैं, हीप में हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए, वो सारी चीजें जाती हैं। लेकिन स्टैक में क्या जाती है, हमारे प्रिमिटिव टाइप्स जितने भी होते हैं वो सारे जाते हैं। हीप में जो डेटा होता है वो रैंडमाइज ऑर्डर में अरेंज होता है, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो कहते हैं जिसे, ठीक है ना, हाँ सर लास्ट इन लीफो, फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक में हमारे इस तरीके से प्रिमिटिव टाइप्स अरेंज होते हैं। तो जो स्टैक के वेरिएबल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, लेकिन जो हीप में होते हैं वो वेरिएबल वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सर तुम्हारे पास हीप में स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट्स या एरेज, उन सबको एक एड्रेस पता किया करा जाता है और उसके बेसिस पे उन्हें एक्सेस किया जाता है। ठीक है, यस सर। तो इस वजह से जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं या ऑब्जेक्ट्स की कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये यहाँ पर चेंज हो जाती है। समझ में आया? आ गया सर। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ये चेंज हो गया। और अगर मैं एक एरे लूं, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एरे दे दिया, वेरिएबल एक एरे ले लेता है, वेर एरे। तो एरे और उनके बेसिस पे, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन को दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे दे देता हूँ, एरे इज इक्वल टू लेदर 10, 20, 30। अब मैं फंक्शन नाम दे करके यहाँ पर एक ए ही ले लिया हमने, और मैं ए डॉट पुश एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को पुश और पॉप। पुश और पॉप होते हैं, पॉप से एंड से रिमूव हो जाता है और पुश से यस स्टार्टिंग सर। में एंड ऐड हो जाता है। यस सर। ठीक है, मैंने लिया कंसोल, एक तरीके से इंसर्ट सर। हाँ एक तरीके से इंसर्ट ही समझ लो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने एक एरे दे दिया, एरे, और एक्सेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 10, 20, 30, एक एरे और देना पड़ेगा एरे। तो यहाँ पर भी चेंज हो गया तुम्हारे पास, ये बाहर वाला एरे था ये भी चेंज होगा, क्योंकि क्या था कि ये एक रेफरेंस टाइप था। जितने भी आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेफरेंस टाइप है जावास्क्रिप्ट में, और जितने भी तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सारे क्या है, स्टैक। ठीक है, यस सर। या फिर हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स हैं।
दो तरीके के जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई पूछे तो कितने तरीके के टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में? दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स और रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव टाइप्स कौन से होते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और ये सारी चीजें प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं। रेफरेंस यस टाइप कौन सर। से होते हैं? फंक्शन हो गया, एरे हो गया तुम्हारा, और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट, यस सर। मैं थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूँ कि जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं उनका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, म्यूटेबल होता है। ठीक है ना। Yes, sir. और जितने भी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? जावास्क्रिप्ट में स्टैक मेमोरी में, स्टैक की जो हमारी मेमोरी होती है उसमें जाकर के सेव होते हैं। Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। हम्म। यस और सर। जितने भी हमारे रेफरेंस टाइप्स होते हैं वो सारे इसमें जाकर के स्टोर होते हैं हमारी हीप में, हीप मेमोरी जो होती है। ठीक है ना। जितने यस भी सर। रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं, म्यूटेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। और अब जैसे क्या बता रहा था मैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम्म, कल बता देना सर। अच्छा। ऐसा नहीं होता, देखो सुनो। जैसे कि हम क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं। रेफरेंस और जितने भी हीप में स्टोर होते हैं वो एक सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ठीक है ना। और जिसकी वजह से हम उस अब रेफरेंस टाइप को एक्सेस किया जाता है उसकी मेमोरी लोकेशन के बेसिस पे, जबकि प्रिमिटिव टाइप्स में कोई मेमोरी लोकेशन वगैरह नहीं होती है तुम्हारी स्टैक में। ठीक है ना। उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर लिया जाता है बाय देयर वेरिएबल्स नेम। यहाँ पर देखो बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो कि मैं बता देता हूँ कि जितने भी तुम्हारे स्टैक के अंदर वेरिएबल और वैल्यूज स्टोर होते हैं वो सब किससे एक्सेस किया जाता है? बाय यूजिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। और हीप में जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स, एरेज वगैरह होते हैं वो किससे? लोकेशन के बेसिस पे से एक्सेस किया जाता है। लोकेशन के बेसिस पे एक्सेस किया जाता है जिस वजह से क्या होता है कि तुम्हारे दो सेम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। तो वो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। तो अगर आप इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, एरे जो हो रहा था, ठीक है ना, अगर आप इस वाले एरे में चेंज कर रहे हो, मतलब ये जो आपने एरे पास किया तो इस वाले एरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का था। मैं तो समझ में आया एरे और ऑब्जेक्ट में क्यों चेंज हो रहा है? ज्यादा अच्छे से नहीं आ रहा सर अब। ज्यादा अच्छे से नहीं आ रहा, चलो फिर से एक बार बता दो। तो देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैक में भी बस जान लो कि जितने भी हमारे प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, बुलियन वगैरह जो भी होता है, वो सारे के सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। और वो सारे जब भी हम एक्सेस करते हैं, जैसे तुमने वेरिएबल नेम इज इक्वल टू रोहित लिखा और उसको एक्सेस किया, तो वो सारे के सारे वेरिएबल नेम से एक्सेस होते हैं स्टैक में जितनी भी वैल्यूज स्टोर होती हैं। लेकिन हीप में जितनी भी वैल्यूज स्टोर होती हैं वो हर एक वैल्यू की अपनी एक मेमोरी लोकेशन होती है। समझ में आया? यस हर एक सर। वैल्यू की हीप में अपनी एक मेमोरी लोकेशन होती है। और हीप स्टैक में क्या होता है? स्टैक में जो जो वेरिएबल आता जाता है वो कैटेगराइज वे में, मतलब एक कह सकते हो एक सिक्वेंशियल में। एक बहुत अच्छे तरीके से स्टोर होता चला जाता है इसमें। लेकिन यस इसमें क्या सर। होता है कि रैंडमाइज ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब कोई कहीं पे भी चीज लग जाती है। हीप स्टैक से बड़ी होती है, मैं तुम्हें अभी बता दूं। हीप यस कॉम्प्लेक्स सर। डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है, स्टैक यूज नहीं होती है। और हीप जो मेमोरी होती है वो स्टैक के कंपेयर में बड़ी होती है। अब यहाँ पर मैंने दो सेम ऑब्जेक्ट लिए, तो उनको उनके वेरिएबल के नाम से पॉइंट नहीं किया जाएगा, उनके लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दिया जाएगा। अब जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या फिर हम किसी एक एरे के एलिमेंट में चेंज करेंगे तो दूसरे वाले एरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ये नहीं यस है कि सर। ये नहीं है कि तुमने अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो 10 के 10 हीप में हो गए, नहीं। वो बनेगा एक ही और उसको एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी जाएगी। ठीक है। समझ में आया? इस वजह यस से सर, आ गया। इस वजह से एरे और हाँ यार। ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, इसके बाद क्या है? जावास्क्रिप्ट टाइमर्स।
हमारे पास मैंने तुम्हें बता दिया कि जो हमारे पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस क्या था तुम्हारा, मतलब एक रेफरेंस सर लिया आज और ही उसी के खत्म साथ- कराओगे? नहीं आज नहीं खत्म करवा रहा मैं, सर बहुत है सर आज के लिए। थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा बस ये फंक्शन का थोड़ा दिमाग सा के रह गया। ऊपर से आता है सर फिर। सर कल की और आज दोनों की वीडियो देखनी है सर, आज दोनों। चलो ठीक है चलो, ठीक है चलो, तो फिर आज की ओके क्लास के लिए इतना ही। कल मैं तुम्हें फंक्शन खत्म करा दूंगा और डॉम स्टार्ट हो जाएगा, परसों तक में भी खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि बैच है ना 25 तक जाएगा शायद से, 25 तक। देखो क्या होता है, 25 तक पहुंच जाएगा तो मैं देख लूंगा, 25 से ऊपर नहीं जाएगा। फ्री तो हो ना तुम 25 तक? हाँ हेलो, सर, फ्री तो है सर, यस सर। चलो ठीक है तो फिर, ओके सर, ठीक है ठीक चलो, है सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।